स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और किसान अध्यादेश के विरोध में जहां हरियाणा के कई जिलों में किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और जाम भी लगाए, तो वहीं फरीदाबाद में इस अध्यादेश के खिलाफ हालांकि कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन गांव चंदावली में धरना दे रहे किसानों ने इस अध्यादेश के खिलाफ अपनी असहमति जरूर जताई है और सरकार के अध्यादेश को विरोधी बताया। वहीं किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी इस मामले पर नसीहत दे डाली। फरीदाबाद के गांव चंदावली में धरने पर बैठे किसानों ने सरकार द्वारा लाए जा रहे किसान अध्यादेश को किसान विरोधी करार दिया है। हालांकि फरीदाबाद में किसानों का कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। धरने पर बैठे किसानों ने किसान अध्यादेश को किसान के हित में न बताते हुए कहा कि ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। उनका कहना था कि इस अध्यादेश को लाए जाने से पहले प्रदेश के किसानों की राय लेनी जरूरी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। देखिए, जो सरकार बिल लेकर के आ रही है, ये हमारी सोच ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये इस बिल को बनाने से पहले सरकार को जो राय लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया कि किसान क्या चाहता है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए था स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी रिपोर्ट के आधार पर इनको बिल लाना चाहिए था। सरकार की जैसे अभी पीछे मोदी जी ने काम किया था, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये किया था कि हर किसान के खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट आ जाएंगे। हमारे हिसाब से वो थिंकिंग ठीक है भाई, उसका सीधा सीधा लाभ जो किसान को मिल रहा है। इसी तरह से जो ये फसल के बेचने की बात है, तो शायद किसान को जो भी लागत है वो तो बराबर लगाता है, तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य वो तय करना चाहिए सरकार। तो कितना सही है, कितना गलत? ये जो सिस्टम अपना रहे हैं, जो अध्यादेश कर रहे हैं, इस पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब भी वो संस्थाएं अपने अधिकार में रह के काम करेंगी, नहीं तो बेलगाम खरीदेंगे कुछ, बेचेंगे कुछ। उन्हें खरीदने का भी समर्थन मूल्य तय करना चाहिए और उनका जो भी मिनिमम जो उनका स्टोरेज का वैसा खर्च रहा है, मिनिमम प्राइस पे बेचना, जो मार्केट में आना वो भी प्राइस तय होना चाहिए। क्योंकि खरीदेंगे वो 10 रुपये में, उन पर कोई लिमिट नहीं है सरकार की। वो बेचेंगे 50 में, मुनाफा किसको, उसको घाटा किसको? वही किसान उसको फिर 50 में खरीदेगा वापसी, क्यों? उसे अपना काम चलाना। तो ये गलत है, सरासर गलत है। किसानों की सोचनी चाहिए सरकार को। और जब किसानों की सरकार है ये, तो उसके बढ़ते अगली खबर की और 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद में नवनियुक्त शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज और ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि कोरोना के कारण बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा, इसलिए ताऊ देवीलाल के जन्मदिन को 3 कार्यक्रमों में किया जाएगा और ये सब कुछ सहमति से बांटा गया है। उसी की तैयारियों को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बल्लभगढ़ की अनाज मंडी स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें पहला कार्यक्रम सुबह 7 बजे सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 107 कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे, क्योंकि ताऊ देवीलाल का ये 107वां जन्मदिन है, इसलिए 107 यूनिट ब्लड को एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद एक पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। चौटाला जी की ओर से की गई है। उसके बाद आज पहली हमारी ज़िले की मीटिंग है, तो इसमें सभी साथियों से हम मिल रहे हैं। तेजपाल डागर जी और मैं, हम सबसे मिल रहे हैं, यहाँ बातचीत कर रहे हैं। सभी भाई यहाँ बधाई देने आए हुए हैं। परंतु हमारी आज की जो बैठक है, मीटिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य है आगामी 25 तारीख को, क्योंकि स्वर्गीय जननायक ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन है 107वां, उसे हम किस तरह से मनाएं, इस पर चर्चा आज कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का काल है, तो बड़ी रैली चूँकि हम हर साल करते आए हैं, वो तो अब नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमने 3 तरह से उनका जन्मदिन मनाने के बारे में विचार विमर्श किया है। एक तो सुबह 7 बजे हम उनकी जो मूर्ति जो हमारे फरीदाबाद में है, उनकी प्रतिमा 12 सेक्टर में टाउन पार्क में, वहाँ सुबह 7 बजे हम प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे। उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास से एक ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं, जिसमें कम से कम 107 यूनिट
क्योंकि उनका 107वां जन्मदिन है स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का, तो 107 यूनिट जरूर उसमें ब्लड डोनेट हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। इसके बाद हम एक पौधा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। देश के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया और इसके समापन दिवस पर जहां पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर, पौधारोपण और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं फरीदाबाद के बाजारों में लोगों को पॉलिथीन से दूर रहने की सलाह दी गई। उन्हें जूट के बने हुए थैले वितरित किए गए। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता एवं महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के बाजारों में पहुंचकर खरीदारी करने आई महिलाओं को जूट के थैले वितरित किए और उन्हें पॉलिथीन का बहिष्कार करने के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार ने इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला लिया था, जिसके चलते प्रदेश में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के चित्र वाले जूट के थैले वितरित किए गए। नहीं यूज करेंगे। नहीं यूज करेंगे। नहीं। आपका क्या कहना? पॉलीथीन बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल कपड़े का थैला ही यूज करेंगे। आसपास के लोगों को भी बताएंगे? हाँ, सभी को बताएंगे। आपका क्या नाम है? मीनू। आपको कपड़े का बैग मिला है, पॉलीथीन यूज करेंगे? नहीं। कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है इससे तो। बार बार यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। पन्नी तो एक बार यूज करेंगे दोबारा फेंक ही देंगे, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। बार बार यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। आरोही नाम है मेरा। आपको कपड़े का बैग मिला है, क्या आप इसके बाद पॉलीथीन का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और ये बहुत अच्छा स्टेप है जो हमें पॉलीथीन छोड़ने के लिए आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी खेड़की दौलत मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अंतिम दिन सेक्टर 10A में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ और जिला सचिव नवीन गोयल ने शिविर में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं आमजन का स्वागत और धन्यवाद किया। जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने स्वयं भी रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है और इसमें हजारों यूनिट रक्त भी एकत्रित किया गया है। लाखों थैले वितरित करके बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस एक सप्ताह में 3 तरीके के कार्यक्रम रखे गए। एक तो नेत्र चेकअप कैंप, जिसमें जो लोग चश्मा नहीं खरीद पाते उन लोगों को चश्मा मुहैया कराना। दूसरा रक्तदान शिविर और तीसरा मोदी जी को हाँ और पॉलीथिन को ना, एक ये मुहिम चलाई गई। इस ड्राइव को शहर से लेकर बूथ लेवल तक, हर घर तक, इसका सीधा सीधा ये कहें कि हर घर तक कार्यकर्ता इस ड्राइव को चला रहा है ताकि पॉलीथिन मुक्त हमारा देश हो जाए। 14 तारीख से ये ड्राइव शुरू हुई और 20 तारीख तक आज आखिरी दिन है, पर वो थैले वितरण का काम हमारा 24 तारीख तक चलेगा। मैम, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं? चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम के 38 गांव की पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने को लेकर गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें 38 गांव के पंच, सरपंच और गांव की सरदारी समेत काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां सभी ने इसका विरोध किया और एक सुर में कहा कि गुरुग्राम नगर निगम में शामिल करने के बाद सभी गांव नर्क हो जाएंगे, क्योंकि नगर निगम ने पहले ही लिए हुए गांव में विकास नहीं कराया है, तो अब अन्य गांव को निगम में लेकर कैसे विकास कार्य कराएंगे। पैसे भी हमारे, जमीन भी हमारी और उसके बाद अधिकार से विकास कार्य कराने के लिए दर दर की ठोकरें भी हम खाएं। ये बात 38 गांव की पंचायत में मौजूद लोगों ने कही है। वहीं वीर सिंह ने कहा कि अरबों की संपत्ति पर नगर निगम की निगाह है। अब नगर निगम में 38 गांव जाने के बाद ग्रामीणों पर टैक्स की मार भी पड़ेगी और साथ ही अधिकारियों के हाथ में विकास की चाबी भी आ जाएगी। ऐसे में सरकार सबसे छोटी सरकार यानी कि पंचायत को खत्म कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं बौंसी के पूर्व सरपंच संजय राघव ने कहा है कि पब्लिक ही जब दुखी होगी तो सरकार का क्या फायदा, इसलिए पंचायत को नगर निगम में शामिल ना किया जाए। हालांकि अभी नगर निगम के पास पूरे साधन भी नहीं है। यदि गांव
निगम में शामिल होंगे तो गांव का भी बुरा हाल हो जाएगा। शिकोपुर के नज़दीक लगता हुआ गांव खेड़की तोला है, मेरे लगता हुआ गांव सी है। बस गेड़ा दौलताबाद के पास लगते हुए गांव अपना धनवापुर है, उसके आसपास जो भी गांव है वहां जाके या बस यही XYZ जितनी भी ये गांव है वहां जाके हम स्थिति देख सकते हैं कि निगम के गांव की क्या व्यवस्था है और पंचायत जो काम करा रही है उनकी क्या व्यवस्था है। बुरे हालात है भाई साहब। निगम के जो पुराना क्षेत्र हैं तो उन्हीं गाँव का भी विकास नहीं हो पा रहा, तो नए दायरा बढ़ाने की भी जरूरत क्या है सरकार को, क्योंकि अभी जो स्थिति है जो ये 38 गांव है ये बहुत बड़ी टेरिटरी है। को ज्ञापन भी देंगे, ज्ञापन देने के बाद जिससे मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो वो भी मिलेंगे, वही किशन से मिलना होगा तो उससे मिलेंगे, इंद्रजीत से मिलना होगा, जिससे भी मिलना पड़े। लेकिन हमारा विरोध पूरा डट के रहेगा जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, जब तक रुकेगा। 38 गाँव इकट्ठे हुए हैं और ये सारे गाँव जो है पंचायत निगम में नहीं जाना चाहते। इनका सबका ये कहना है कि हमारे गांव की जो पंचायत है कि सबसे हमारी सरकार है और छोटे लेवल पर आज से नहीं है। महात्मा गांधी के समय से महात्मा गांधी ने उठाई थी इस बात को, उन्होंने इनको काम शुरू किया था, ज़्यादा तेजी से काम होता है। अगर ये नगर निगम में चले जाएंगे तो नगर निगम में जाने के बाद तो आप ये मान के चलो कि एक सरकारी अफसर के हाथ में हो गया। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि नगर निगम में जब गाँव चले जाएंगे जाने के बाद जो लालडोरा है, लालडोरे से बाहर नगर निगम काम नहीं करता और आज के दिन 80%। बात करेंगे अब अगली खबर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें दिन दिखाई दे रहा है और ना ही रात। उन्हें तो केवल अब करनी है अपनी वारदात। ठीक ऐसा ही 4 हथियारबंद बदमाशों ने गुरुग्राम के सदर बाजार गुरार रोड ज्वेलर्स व्यापारी से हथियार के बल पर लगभग 10 लाख की कीमत की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। इन्हें ना तो भीड़ का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। तस्वीरें देख सकते हैं कि पहले 2 बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश करते हैं, दुकान से सामान लेकर चेक करते हैं और इतने में ही 2 और बदमाश दुकान में आते हैं और इकट्ठा होकर दुकानदार को अपने कब्जे में लेकर लूटपाट करने लगते हैं। और मेरे यहाँ पे लगा दी और सीधा काउंटर के अंदर एंट्री करी और मेरी गर्दन दबोच दी मेरे को। फिर जितना भी काउंटर में सामान रखा था 3-4 ट्रे रखी थी वो निकाल के तुरंत भाग लिए। इसमें से एक लड़का जिसने मुझे दबोच रखा था वो तो यहाँ से निकल गया और 2-3 लड़के थे वो यहाँ भाग रहे, गाड़ी के अंदर भाग रहे थे। उसमें से एक लड़के को पकड़ने की कोशिश करी, वो सीधा निकल गया और 2 लड़के गाड़ी लेके स्विफ्ट डिजायर बिल्कुल फास्ट लेके सीधे मेन रोड पे निकल गए। अब मुझे सरकार से यही। कितने की डकैती की गई? लगभग 200 ग्राम के आसपास का सामान है, 10-1 लाख रुपए के आसपास का सामान है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यहाँ के जो भी है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री CM सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पर कोई 2 लोग अनोखी देखने के बहाने से ज्वेलर्स के पास आए और आने के बाद उन्होंने उनको भाग में देखने का प्रक्रिया लगी, तभी एक तीसरा आता और चौथा आता और उनके पास उसकी सामान से जो गोल्ड आइटम थे वो लेकर के चले गए। अभी उन्होंने अभी कंप्लेंट हमें वो लिख के दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे और CCTV से तलाश की जाएगी, जल्दी हम इनको पकड़ेंगे। तो टोटल कितने लोग सामने से अभी तक 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार स्थित PG में पारिवारिक कलह के चलते वकील बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। जब PG में पिता और बेटे के बीच कहासुनी के बाद बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के पिता दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त ASI थे। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की तो पारिवारिक विवाद की बात सामने आई। दरअसल धनवापुर गांव निवासी मृतक राजवीर दहिया ने लक्ष्मण विहार के मकान नंबर 1000 में एक PG बना रखा था, जिसकी देखभाल वो और पेशे से उनका बेटा वकील, जबकि दूसरे बेटे मंजीत का ट्रैक्टर ट्रॉली का काम था। राजवीर ने PG के फर्स्ट फ्लोर पर अपना कमरा बनाया हुआ था। शनिवार की सुबह रोजाना की तरह वो PG आए हुए थे। दोपहर बाद उनका बेटा रविंद्र भी गांव से PG में आ गया। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। तभी रविंद्र ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर बेड पर बैठे पिता की कनपटी पर 2 गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
अभी हमारे को सूचना मिली थी कि एक पीजी जो धनवापुर रोड पे है उस पे एक घटना हुई है और उसमें पिता और पुत्र दोनों मृत अवस्था में हैं। मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और उसके अंदर उनके पिता जो राजवीर हैं, ये दिल्ली पुलिस से रिटायर थे और यहाँ पर पीजी चलाते नज़दीक गांव धनवापुर के रहने वाले हैं। उनका बेटा जो है रविंदर, ये एडवोकेट है गुड़गांव कोर्ट में। ये दोनों मृत अवस्था में मिले हैं और जो एडवोकेट का जो लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मौके पर मिला है। अभी परिवार ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, जैसे स्टेटमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। मौके पर लाइव कार्टेज 10 मिले हैं, बाकी बॉडी के पोस्टमार्टम में कितने कार्टेज वो होंगे वो आएंगे। एफएसएल की टीम मौके पर आ गई है और उसके बाद पता चलेगा कि कितने ड्रोन चले हैं। हाँ, एक वेपन ही है मौके के ऊपर, लाइसेंसी वेपन। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। कोरोना काल के इस भीषण संकट में जहां तमाम कारोबार ठप पड़े हैं, तो वहीं कुछ कारोबार ऐसे हैं जो तेजी से चल पड़े हैं और वो है इम्यूनिटी बूस्टर वाले प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक सामान बेचने का कारोबार। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से तमाम उद्योगपति प्रभावित हुए इससे, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोग ऑर्गेनिक सामान खरीद रहे हैं। वहीं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गिलोय, अश्वगंधा और इम्यूनिटी बूस्टर सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते अब लोग इसे अपना व्यापार बना रहे हैं। गुरुग्राम में भी लॉकडाउन से लेकर अब तक ऐसे अनेकों स्टोर खोले जा चुके हैं। बस अब ऑलमोस्ट हम 1 लाख केसेस टच कर रहे हैं। अगर आज की न्यूज़ देखें तो हमने तो टेस्टिंग भी कम करा दी है, तो हम लाख के केसेस ऊपर जा रहे हैं और डेथ भी हो रही है 1000+ में। लोगों को अपने इम्यूनिटी पे अंदर से बिल्ड करनी पड़ेगी, चाहे वो गिलोय से हो, हल्दी से हो या बाकी और भी इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट्स हो जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। आयुर्वेदिक के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हमने कोरोना काल में ही अपना पहला स्टोर खोला और वो भी कंप्लीट लॉकडाउन में 24 मई को, और जितने भी हमारे 4 स्टोर्स खोले हैं वो कोरोना काल में ही है। अब तो खैर ओपन अप हो रहा है, हम भी काफ़ी स्टोर्स के साथ आ रहे हैं। अगले महीने आप हमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, देहरादून, बैंगलोर, जयपुर में जरूर देखेंगे। ये सारे लगातार स्टोर चले आ रहे हैं। हम मास्टर फ्रेंचाइजी देते हैं जो जनरली उस जिले के मालिक हो जाते हैं। अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड 1 साल 1.5 साल बाद हम हमें ऐप की डिलीवरी, ऐप की कंपनी देखेंगे। हम 30 मिनट्स में डिलीवरी देते हैं। सुबह 6 बजे खुलते हैं, रात के 11 बजे तक खुले रहते हैं। जब आपने पहला स्टोर खोला था तो ऐसा आपने क्या देखा, क्योंकि कोरोना काल में अधिकतर जो बिजनेस था वो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आपने ऐसा क्या आपको ऐसा बूम दिखा कि आपको आपके लोग आने लगे? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान अध्यादेश के विरोध में पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने अध्यादेश को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो सभी किसान संगठन और उनके घटक दल एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के पलवल जिला अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। सरकार से मांग है कि तीनों अध्यादेश को वापस ले। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को भी वापस ले। उन्होंने कहा कि किसान अध्यादेश के विरोध में किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि अध्यादेश किसान विरोधी है। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि किसानों ने प्रदेश भर व देश भर में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जो किसानों पे पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ, उन्हें जो उन पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस करो। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो सरकार ने ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती के लिए बोला है, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत गलत है। कि सरकार कह रही है कि भाई अब इसमें आलू बो या फिर 10 किले में गेहूं बो या कुछ भी बो, तो उसमें कोई बात नहीं, इससे लाभ होगा, इससे पर फसल बेची जाएगी। मैं कहता हूं कि उसमें सरकार हैं वो मांग करते हैं कि इस अध्यादेश को ख़त्म करके, या फिर ये गवर्नमेंट ख़त्म ना करती तो इसमें एक चीज़ तय कर दे कि जो हमारी एमएसपी है उससे निश्चित कर दे इन राइटिंग, ना कि जो हमारी बीजेपी सरकार है जो जुमलेबाजी करती है उसके हिसाब से नहीं, इन राइटिंग में चाहिए, लिखत में। और हम इनके साथ समर्थन देने के लिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए हम तैयार आए हैं और हम अपनी मंडी को पूरी को लेकर आए हैं। हमारी जो प्रधान जी हैं, हमारे चौहान साहब हैं और हमारे जी धर्मचंद जी हैं, इन्होंने पूरा मतलब जो हजूम यहाँ पर बनाया है कोरोना जैसी स्थिति में,
इसको देखते हुए जो एक लिमिटेशन काम किया है उसके लिए हम भी इनके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी, सरकार कह रही है हमने किसानों के हित में सारे काम करे हैं, ये जो बात करेंगे अगली खबर की। प्लस पोलियो अभियान के तहत पलवल जिले में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाई गई। प्लस पोलियो अभियान के तहत पलवल जिले में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाई गई। जिले में 267 हाई रिस्क एरिया जिनमें की ईंट भट्टी स्लम बस्तियों में अभियान के तहत बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाई गई। पलवल जिले में 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक प्लस पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के करीब 7086 बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाई जा रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्लस पोलियो अभियान के तहत आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर पोलियो टीम द्वारा बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। इसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे को स्पर्श न किया जाए, बल्कि इस दौरान बच्चे की मां द्वारा ही बच्चे का मुंह खोला गया। इसके पश्चात ही पोलियो टीम के सदस्यों द्वारा 2 बूंद बच्चों के मुंह में डालकर दवा पिलाई गई। इस दौरान सभी टीम के सदस्यों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सबके पास सैनिटाइजर अनिवार्य रखना जरूरी है। हमें अशोक कुमार गौरक्षक ने सूचना दी थी कि भाई एक पिकअप जो फरीदाबाद की तरफ से सिरोही आएगी, उसकी सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर पहुंचे थे। तो उस टाइम पिकअप को भी काबू कर लिया था और जो गौरक्षक जो वो थे अपने तस्कर थे वो बता दें कि गोलियां चलाते हुए और भाग गए थे, लेकिन उनका अभी कोई काबू नहीं हुआ है। गाड़ी को काबू कर लिया जिसमें कुल 6 गाय हैं। तो फायरिंग की बात आ रही है सर, कितनी फायरिंग हुई है इस बीच? अभी हमें अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई कितनी हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रात के समय घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने अपनी आप बीती अपने पति को बताई और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी एएसआई मुन्नी ने बताया कि एक पीड़िता महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति ड्राइवरी का काम करता है, जो कि काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहता है। एरिया की एक महिला ने कंप्लेंट की 3 आदमियों के अपने गाँव नादियों के नाम हुए हैं, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी की तलाश करती है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? 3 लोगों के खिलाफ। कहाँ का मामला है? एरिया में पड़ता है। जो पीड़िता है जिनके ऊपर आरोप लगा रही है वो बालिग है नाबालिग है? बालिग है। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आरोपी की तलाश जारी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अनाज मंडी चरखी दादरी में हरियाणा प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर अनाज मंडी के आढ़ती एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। वह मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र सचिव मार्केट कमेटी के माध्यम से देते हुए इस ज्ञापन को रखा गया। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव से बात की गई तो उनका कहना है कि इसका ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है इस ज्ञापन को, और जो कि इसकी मांग है उस उच्च अधिकारियों से डिस्कस करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। तीनों अध्यादेश के विरोध में अनाज मंडी का आरती लामबंद मंडी में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में नारेबाजी भी की है। पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में सभी जगह है और आज के इस आह्वान में हम 100% सक्सेस हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों का, आड़ती भाइयों का जो इतना ज़बरदस्त सहयोग मिला है, हम उनके बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया है। आज हमने सीएम के नाम हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय मनोहर लाल जी को एक सचिव महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने 3 अध्यादेश में कुछ सुधार के इसमें गुंजाइश। एक देश में तो कानून 2 विधान नहीं हो सकते, एक विधान होना चाहिए और जमींदार का एमएसपी पर माल लेने का पक्का कानून बनाना चाहिए। उनको गारंटी दी जाए कि आपका माल जो बड़े अडानी वर्गे या रिलायंस वर्गी कंपनी को उनको अपने वो नहीं करेगी, अपने उनकी गारंटी चाहिए कि सरकार के एमएसपी पर हमेशा गेहूँ, बाजरा
सरसों तो जो है पहले बाद अनाज को अपने घर उतारे, फिर मंडी में ले आए। उनकी परेशानी को देखते हुए हम बंद का विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि किसान को या आड़तियों को परेशानी है, उसका शांति ढंग से प्रदर्शन करके सरकार को अपनी लिस्ट बना के दें कि हमारे को इस प्रावधान में ये कमियां हैं। इसकी प्रावधान की 17 कॉपियां हैं, वो 17 कॉपी मेरे द्वारा निकाली गई है, मेरी दुकान पे उपलब्ध है। बढ़िया से उसको पढ़ें, राजनीतिक कारण से मंडी को बंद ना करें, एजेंडा झूठा ना उठाएं, किसान और आड़तियों को परेशान ना करें। तो जिस तरह से ये लोग कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एजेंडा और अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, इसमें किसान को और आड़ती को दोनों को परेशानी है। जिस तरह दूसरे पक्ष का हम विरोध करते। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चरखी दादरी के रोज गार्डन में हरियाणा व्यापार मंडल द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उन्हें जागरूक करते हुए मास्क दिया गया और साथ ही कहा कि बगैर मास्क पार्क में ना घूमें, मास्क लगाकर पार्क में आए और मास्क के माध्यम से भी लोगों बताया कि आखिर मास्क लगाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, साथ ही कोरोना महामारी किस तरीके से भयंकर हो सकती है, इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी ने लोगों को जागरूक करते हुए मास्क बांटे और लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया। आज सुबह सुबह रोज गार्डन में एसपी साहब के दिशा निर्देश पर श्रीमान SHO साहब थाना सिटी के अगुवाई में हरियाणा व्यापार मंडल द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। हमारी टीम में हमारे साथी साथ हैं राजकुमार जी, राजेश जी, शुभम जी, सभी गौरव जी, सभी सुबह सुबह साथ में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दे रहे हैं। ये जागरण अभियान के साथ साथ मास्क वितरण भी किया जा रहा है। सर आज हमारे जो है एसपी साहब के निर्देशानुसार जो ना पार्क में घूमने वाले जो सभी जो लोग जो आते हैं सुबह सुबह, वो कई बार जो है उठ के घर से आ जाते हैं, वो इस बात को जल्दबाजी में कई बार भूल जाते हैं मास्क लिए। इसलिए सभी लोगों को पहले कई बार जो है ये सामने आया था कि पार्क में काफ़ी लोग जो है बगैर मास्क घूम रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए ना एसपी साहब ने के निर्देश पर एक अभियान चलाया था। और इसमें पुलिस की ड्यूटियां सुबह सुबह 6 बजे लोगों को जागरूक करने के लिए लगाई गई थी। और उसी के तहत जो है आज जो है अपने बलराम गुप्ता जी अपनी टीम के साथ जो है आए हैं और जो है लोगों को जागरूक करने के लिए खुद भी जो है यहाँ पहुँच करके लोगों को फ्री में मास्क भी बांट रही है। सर जो लोग नहीं मान रहे उनके ऊपर कैसे पुलिस कार्रवाई हो जाएगी? जो लोग नहीं मानेंगे, जो है समझाने के बावजूद भी नहीं मानेंगे, उन लोगों के खिलाफ जो है मास्क का चालान किया जाएगा। 500 रुपये पर व्यक्ति जो है इसका चालान है। कोरोना की वजह से दादरी डिपो की सभी बस सेवाएं बंद कर दी गई थी। कुछ दिन पहले छोटे लोकल रूट की बसें चलाई गई थी। दादरी चंडीगढ़ रोड पर भी अब ये बसें चालू कर दी हैं। चंडीगढ़ के लिए बसें अब यहां से शुरू हो गई हैं। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रोडवेज की ओर से सभी नियमों को ध्यान में रखकर ये बसें अब शुरू की गई हैं। इसके तहत यात्रियों को सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए उनसे आग्रह किया गया है कि वो बस में सफर करते समय सैनिटाइजर जरूर रखें, मास्क पहने और उचित दूरी बनाकर रखें। बस सेवा शुरू करने के बाद चरखी दादरी से अब सीधी बसें चंडीगढ़ जाएंगे और यात्री इसका लाभ उठा सकते हैं। दिखेगा तो हम उससे मास्क लगाने के लिए कहेंगे और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए कहेंगे। इसके लिए सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इतनी महामारी के दौरान भी लोगों की देखभाल कर रही है, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश कर रही है कि बस उनके लिए बसें चलाई जा रही हैं और भी जितने भी अस्पताल संबंधी जो भी हैं उनका जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दे रही है। निकले हैं तो ये भी जरूरी था एंट्रेंस लेना। तो काफ़ी दादरी प्रशासन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी रोडवेज की सुविधाएं कर रखी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्हें मास्क लगाना चाहिए और जितना हो उसके सेफ्टी अपने खुद की जिम्मेदारी होती है। जितनी हम सेफ्टी रखेंगे उतना अच्छा होगा। आम जनता सभी लोग रहे हैं, इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये GM साहब का बहुत बहुत आभार जताना चाहिए यात्रियों को भी और हमें भी। बहुत अच्छा से चंडीगढ़ के लिए सेवा शुरू हुई। ये 4 महीने के आसपास से
बंद है और अब फिर से शुरू हो रही है आज से। मेरी हुआ हाँ घाटा तो है ही, बहुत ज़्यादा सवारी आ चंडीगढ़ के लिए और बहुत ज़्यादा सवारी आ जाती है। कितना एक नुकसान हुआ है? चंडीगढ़ जाते थे उस टाइम, अब फिलहाल चंडीगढ़ की आज चालू की है। नुकसान का तो भाई साहब हम क्या बता सकते हैं, तो जेम साहब या ट्रैफिक वाले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम तो दिन रात मेहनत कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ अप डाउन में ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी सवारी ले जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ की जो बस निकली है फिलहाल कितने बजे सुबह निकली है ये फिलहाल? मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।